नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो कि आपका डिमांडिंग टॉपिक था आरडीए, हालांकि अभी हम टेक्सटाइल को कर रहे थे और मैं आज आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि ये जो आरडीए की आज क्लास होगी, इसके बाद क्लास जो है वो टेक्सटाइल की ही चलेगी चैनल पर। उसका एक रीज़न है कि आप लोगों को मतलब एक दो टॉपिक देने के चक्कर में मेरे चैनल का कोई भी रिदम नहीं बन पाता है। जब मैं न्यूट्रिशन साइंस कराती हूँ तो कमेंट आते हैं कि टेक्सटाइल करा दीजिए, जब मैं टेक्सटाइल कराती हूँ तो कमेंट आते हैं मैनेजमेंट करा दीजिए, या फिर उनका कोई ना कोई टॉपिक होता है। तो इससे क्या है, चैनल पर जो बच्चे कंटिन्यू चीज़ें पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, कि कॉटन को पढ़ लिया, वूल को पढ़ लिया, रेयॉन को पढ़ लिया, तो उन लोगों को रिदम में क्लास मिलती नहीं है, तभी वो बच्चे हट जाते हैं चैनल से। इससे मेरी जो है मेहनत हो जाती है बिल्कुल पानी पानी, ठीक है ना। तो आज आपका डिमांड था तो मैं आरडीए करा दे रही हूँ। उसके बाद जो हमारे चैनल पर क्लास होगी टेक्सटाइल की ही चलेगी। टेक्सटाइल में मैं ज़रूर अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो पूरी करूँगी। और पहली बात यह है कि मैं खुद ही करा रही हूँ तो आपको रिक्वायरमेंट की आवश्यकता रहेगी नहीं, ठीक है। तो टेक्सटाइल ही चलेगी। आप लोग प्लीज़ किसी अदर टॉपिक का कमेंट ना करें जब हम टेक्सटाइल के बाद कोई भी टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाते हैं। न्यूट्रिशन साइंस भी कंप्लीट मतलब इनकम्प्लीट ही पड़ा हुआ है चैनल पर, क्योंकि जब न्यूट्रिशन साइंस करा रहे थे तो टेक्सटाइल की बहुत डिमांड चल रही थी। तो उसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन साइंस कराएंगे तो आप लोग किसी और चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें ही पढ़ो जो मैं पढ़ा रही हूँ, और मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कुछ छोड़ने वाली हूँ, सब पढ़ाऊँगी। और लगभग चीज़ें हो भी चुकी हैं चैनल पर, आप प्लेलिस्ट को चेक करिए एक बार, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आरडीए आज कंप्लीट करती हूँ। हाँ, लेकिन आरडीए के क्वेश्चन बनाते समय मैंने एक चीज़ ज़रूर महसूस की कि आरडीए के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ वन लाइनर फॉर्म में अगर आप पढ़ लेते हो 2-3 बार तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जब टेक्सटाइल कंप्लीट होगा तब मैं एक वन लाइनर की वीडियो ला के दूँगी, क्योंकि आप एमसीक्यूज़ में कितने भी क्वेश्चन कर लें ये तो मतलब पूरा मतलब होने वाला है नहीं आरडीए, ठीक है ना। तो वन लाइनर में मैं सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगी, जिससे आप उसको एक दो बार पढ़ लोगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था मुझे खांसी आती है क्लास में काम करते हुए, और मुझे एक दिक्कत और हो रही थी, मेरी सांस फूल रही थी ज़्यादा बोलने से। तो मैंने चेकअप कराया तो मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम आई है। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अस्थमा में अभी मैंने क्लास को कंटिन्यू किया है और उसी पे मेरी आवाज़ जो है बैठने लगी है, ठीक है। मेरी तबीयत भी अभी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है 2-3 दिन से, लेकिन वही है कि अब इतनी मेहनत यहाँ तक की है तो सोच रही हूँ छोड़ तो नहीं सकती, क्योंकि सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अब तक की। लेकिन हाँ, मुझे दिक्कत है, तो बस मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ मैं। क्वेश्चन 1 है, 2020 निन आईसीएमआर के अनुसार अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होगी। तो यहाँ 2020 के अनुसार आपको बताना है, जो निन है और आईसीएमआर है, तो इसके अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। अधिक परिश्रम करने वाले, क्वेश्चन को पढ़िएगा। अधिक परिश्रम जो हाई वर्कर लोग होते हैं ना, हैवी वर्क करने वाले, उनकी बात की जा रही है। तो 3470 मतलब 3470 होगा, या 2710 होगा, या 2110 मतलब 2110 होगा, ठीक है। 3470, 2710 या 2110, यह निम्न में से कोई नहीं। तो अधिक का पूछा जा रहा है, तो हमारा जो अधिक वाला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 3470, ठीक है। अधिक वाला क्या हो जाएगा, 3470 यहाँ पर हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया है आपको 2710, तो ये मध्यम वाले का हो जाएगा, जो मॉडरेट वर्कर होते हैं, ठीक है। और ये 2110 है वो सेडेंटरी वाला, जो कम क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा कम काम करते हैं, उन लोगों के लिए हो जाएगा। तो ये कम वाला हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा, और ये अधिक वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपकी जो है सही हो जाए। यहीं पर बात कर लेते हैं किसकी, निन की। निन क्या है, निन के विषय में थोड़ा सा बस, निन क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मैंने लिख दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये पूछी जाती है, ये याद रख कर लीजिएगा। ICMR की फुल फॉर्म क्या होगी? ICMR की फुल फॉर्म होगी इंडियन काउंसिल ऑफ, ठीक है, मेडिकल रिसर्च, ठीक है। क्योंकि मैं नॉर्मल ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जोर देकर बोलूँगी तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं धीरे भी बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ICMR 2020 के अनुसार एक मध्यम क्रियाशील स्त्री को प्रतिदिन कैलोरी आवश्यक होगी। तो हमने मेल्स की तीनों ही तरीके की बता दी आपको, कौन कौन सी उन्हें मतलब डाइट देनी है, सॉरी कैलोरी लेनी है, ठीक है ना, हैवी वाली भी और मीडियम वाली भी और कम वाली भी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? स्त्री की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली? जो मीडियम वर्कर है, ठीक है, एक मध्यम कार्य करने वाली जो स्त्री है उसकी। क्या 27-20 होगी, 21-30 होगी या 1660 किलो कैलोरी होगी? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, 21-30 किलो कैलोरी होगा। क्योंकि सबसे कम, अगर कम का पूछा जाए तो हो जाएगा क्या? 1660 किलो कैलोरी, और अधिक पूछा जाए तो 2720। ये हैवी वर्कर के लिए हो जाएगा, ठीक है, मतलब हैवी वर्कर जो महिलाएं हैं उनके लिए। तो यहाँ हमारा मध्यम पूछा गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। RDA 2020 के अनुसार कम क्रियाशील गर्भवती को प्रतिदिन कैलोरी लेनी चाहिए। 30-70 किलो कैलोरी, 24-80 किलो कैलोरी, 2110 किलो कैलोरी, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? कम क्रियाशील जो गर्भवती है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे? आंसर 2110। 2110 क्यों करेंगे? क्योंकि 1660 तो आपको नॉर्मल कंडीशन में देनी है, प्लस 350 करना है आपको, ठीक है, प्लस 350 कर देना है, 0 का 0 हो जाएगा, 5 5 10 1 11, मतलब 6 5 11 हो जाएगा, हासिल का 1 आ जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा और 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई ना, एक सेकेंड, पूछा गया है किसका? कम क्रियाशील का पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कम का 1660 तो नॉर्मल कंडीशन में लेनी है, ठीक है ना, 1660 और 350 में प्लस करना है, 350, तो 0 का तो 0 रहेगा, 6 5 11 हो जाएगा, 11 हासिल का 1 हो जाएगा, 6 1 7 3 10, 10 का 0 हो जाएगा, 1 1 2, अच्छा मतलब 2010 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2010 कर लीजिएगा, 2010, ठीक है, 2010 आंसर होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, 2010। यहीं पर अगर मध्यम गर्भवती का पूछा जाए तो वही आपको करना है। मध्यम में क्या देना है हमें? 2130 कैलोरी देनी है, प्लस 350 करना है। तो यहाँ पर मध्यम का पूछा जाए तो 2480 हो जाएगा। ऐसे ही अधिक का पूछा जाए तो अधिक की कैलोरी मैंने कितनी बताई थी? 2720 देनी थी, इसी में 350 प्लस करोगे तो जो भी आंसर आए, जैसे कि मेरा तो ये आया है 3070, तो यही आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इसकी वजह से गड़बड़ हो गया तो वो आप चेक कर लीजिएगा, जैसे ऐसे ये वाला गड़बड़ हो गया था, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक उसमें कर दी हो कैलकुलेशन में, लेकिन वैसे क्या है आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि जो नॉर्मल डाइट है उसमें 350 प्लस कर देना जब आप गर्भवती को दोगे, ठीक है ना। तो एक वयस्क महिला व पुरुष को रिवाइज्ड RDA 2024 के अनुसार किस अनुपात में सोडियम व पोटेशियम लेने की सलाह दी जाती है? ए है 1:1, बी है 1:2, सी है 2:1, डी है 2:3, ठीक है। तो जो एक वयस्क महिला है, ठीक है, पुरुष है, कोई भी है, तो जो RDA 2024 में रिवाइज भी किया गया है, तो उसमें क्या करना है? जो सोडियम है और आपका पोटेशियम है तो वो 1:1 में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अवशोषण के लिए अगर आप 1000 मिलीग्राम क्या लेते हो, 1000 मिलीग्राम क्या लेते हो आप? सोडियम लेते हो, ठीक है, सोडियम लेते हो, तो आपको इतना ही क्या पोटेशियम लेना पड़ेगा, पोटेशियम लेना पड़ेगा कितना? 1000 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपको बराबर के अनुपात से क्या है, इनका सही से अवशोषण आपकी बॉडी में हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, RDA 2020 के अनुसार कितने ग्राम नमक लेने से सोडियम की आवश्यक मात्रा की पूर्ति हो जाएगी? ए है 2 ग्राम डे, बी है 3 ग्राम डे, सी है 5 ग्राम डे, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो 2020 के अनुसार अगर आप कितना
5 ग्राम डे भी अगर आप ले लेते हो सोडियम, तो आपकी प्रतिदिन की जो आवश्यकता की यहाँ पर पूर्ति आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, पूर्ति हो जाएगी आपकी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिवाइज्ड आरडीए 2023 में फॉस्फोरस की मात्रा में कितने मिलीग्राम की कमी आई है। रिवाइज्ड आरडीए 2023 में फॉस्फोरस की मात्रा में कितने मिलीग्राम की कमी आई है। क्या 500 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम या 700 मिलीग्राम। तो यहाँ पर जो कमी की बात पूछ रहे हैं कितनी आई है, तो वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 400 मिलीग्राम। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 400 मिलीग्राम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 600 बताया गया है देने के लिए, मतलब अब आप क्या 600 देना है आपको। ठीक है, 400 मिलीग्राम की कमी कर दी गई, मतलब पहले कितनी थी, 1000 थी, तो 1000 से घटा दिया गया 600 को। ठीक है, 600 को घटा दिया तो क्या बचेगा, 400 बचेगा। मतलब अब 600 देना है, 400 घटा दिया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब आपको कितनी मतलब फॉस्फोरस की मात्रा लेनी चाहिए, ठीक है, रिवाइज्ड आरडीए के अनुसार, तो आप कहोगे 600 मिलीग्राम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी कमी आई है, तो 400 की कमी की गई है, 1000 में से 400 कम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरडीए 2023 के अनुसार विटामिन ए की सर्वाधिक आवश्यकता किसे होगी। ए है गर्भवती के लिए, बी है धात्री माता के लिए, सी है अधिक क्रियाशील महिला के लिए, डी है उपर्युक्त सभी के लिए। तो आरडीए 2023 के अनुसार जो विटामिन ए की आवश्यकता है वो धात्री माता के लिए जो है सर्वाधिक होगी। धात्री माता के लिए जो है सर्वाधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस समय जो शिशु होता है माँ के दूध पर पल रहा होता है, वो फीड कर रहा होता है, और आप जानते हो दूध में ही विटामिन ए आपको मिलता है अच्छी मात्रा में, तो इस वजह से क्या होता है उसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। उसके बाद 6 महीने बाद क्या होता है, बच्चे को ओरल रूप में विटामिन ए गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, मतलब मछली का तेल देती है, वो दिया जाने लगता है। ठीक है ना, 6 महीने में एक बार देने से क्या होता है, 6 महीने में वो एक मतलब 6 महीने में एक बार ही ये तेल पिलाया जाता है बच्चों को, 1 चम्मच आता है उसमें। ठीक है, तो जिससे क्या है फिर उसकी पूर्ति उससे होने लगती है, फिर माँ के दूध से ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो धात्री के लिए जो है विटामिन ए की आवश्यकता ज़्यादा होगी। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल कंडीशन में विटामिन ए किसी पुरुष को कितना लेना चाहिए, तो ध्यान रखिए मेल की अगर बात करें तो यहाँ पर होगा 460। ठीक है, 460 मिलीग्राम डे। ठीक है, मिलीग्राम डे, ओके, मिलीग्राम डे। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए फीमेल के लिए, मतलब नॉर्मल है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी है, तो किसी भी फीमेल के लिए 400, क्योंकि धात्री को ज़्यादा चाहिए ना, और तो सबको नॉर्मल ही चल जाएगा, तो 400 मिलीग्राम ही पुरुष के लिए। ठीक है, 400 मिलीग्राम ही पुरुष के लिए और 400 मिलीग्राम ही स्त्री के लिए, दोनों को 400 मिलीग्राम ही लेना है क्या, विटामिन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ANR की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। ANR की फुल फॉर्म क्या है ये बताना है आपको। क्या ANR की फुल फॉर्म है एवरेज न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, बी है एवरेज न्यूट्रिशन रेंज, सी है ऑल न्यूट्रिशन राइट, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, एवरेज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, एवरेज न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट जो है ANR की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, डियास का संबंध है, ए है डाइजेस्टिबल इंडिपेंडेबल एमिनो एसिड स्क्वायर, या फिर बी है प्रोटीन क्वालिटी इंडेक्स। दोनों पढ़ लीजिएगा, डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड स्क्वायर, या बी है प्रोटीन क्वालिटी इंडेक्स। तो सी ऑप्शन है, ए एवं बी दोनों, या डी है केवल ए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। मतलब आहार में आपको ऐसे प्रोटीन को शामिल करना जो इजीली क्या हो, डाइजेस्ट हो जाएं। ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड। ठीक है, ओके, जो आसानी से इजीली डाइजेस्ट हो सके, पचने योग्य हो सके, मतलब जल्दी से, जिससे हमें मतलब बहुत क्रिया ना करनी पड़े, जो नॉर्मल क्रिया होती है प्रोटीन पर वही करनी पड़े, और इजीली ये डाइजेस्ट हो जाए, उस प्रोटीन को हम कहते हैं, और ये दोनों ही सही हैं। EAR की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ए ऑप्शन है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा है एस्टिमेटेड ऑल रिक्वायरमेंट, सी है इजी एवरेज रिक्वायरमेंट, डी है अर्ली एवरेज रिक्वायरमेंट।
मतलब EAR की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन होगा, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। अनुमान, इसे कहते हैं हिंदी में अनुमानित, ठीक है, अनुमानित औसत मात्रा, कि मतलब जो भी चीज़ है एक अनुमान के हिसाब से आपको बता दी गई है। ये नहीं है कि आप कतई एक तराजू लेकर तोलने बैठ जाओ, ठीक है। एक अनुमानित औसत मात्रा आपको दी गई है RDA के अनुसार, ठीक है। RDA की फुल फॉर्म लिखिए जल्दी कमेंट में आप लोग, क्या है RDA की फुल फॉर्म, तो सभी को पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अनुमानित औसत मात्रा बताई गई है जिसके हिसाब से आपको चीज़ें लेनी चाहिए। ये पोषक तत्वों की वह मात्रा होती है जो किसी भी मतलब विशिष्ट आयु है, लिंग है, उसका जीवन स्तर क्या है, उसका स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, उस आधार पर मानदंड को पूरा करता है व्यक्ति की, ठीक है, कि वह किस एज में है, किस कंडीशन में, किस अवस्था में, उसी को हम EAR कहते हैं, अनुमानित औसत एवरेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 माह की धात्री माता के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, प्लस 600 किलो कैलोरी, बी है प्लस 300 किलो कैलोरी, या सी है प्लस मतलब 520 किलो कैलोरी, डी है निम्न में से कोई नहीं। बात किसकी हो रही है यहाँ पर? 6 माह की धात्री के लिए, ठीक है, 6 माह की धात्री मतलब 6 महीने तक के बच्चे को जो दूध पिला रही है उस माता की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, आज से जो 12 मंथ का बच्चा होगा वो तो ऊपरी चीज़ें भी खा रहा है ना, तो उसके लिए पूछा जाए तो ये होगा, यहाँ पर प्लस 600 देना है, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि 6 माह की धात्री की बात हो रही है, क्योंकि ये बच्चा माँ के दूध पर डिपेंड है बिल्कुल, तो प्लस 600 उसे ज़्यादा दी जाएगी कैलोरी, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने वाली भी चीज़ थी, लेकिन कुछ अपने आप खाने पीने लगे तो ये हो जाएगी 712 मंथ वाले बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो 520 नहीं होगा, 520 तब होता जब 6 माह के बाद का पूछा जाता। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, प्लस 600। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, अनाज, दालें, दलिया, दूध RDA के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने भोजन में कितने अनुपात में शामिल करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 1 अनुपाते 2.1, बी है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1, ठीक है, सी है 3 अनुपाते 1 अनुपाते 2.5, या फिर डी है 1 अनुपाते 1 अनुपाते 1, ठीक है। मतलब जैसे कि समझने के लिए बताएं आपको, तो यहाँ पर 1 अनुपात, जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन है सी सही है, ठीक है, सी सही है। तो यहाँ पर कैसे आप समझोगे इस चीज़ को, कि कोई भी चीज़ है, जैसे अनाज है तो 1 कप 3 है ना, 3 कप अगर अनाज ले रहे हो आप, ठीक है, 3 कप क्या ले रहे हो आप, अनाज ले रहे हो, ओके। तो उसमें 3 अनुपाते 1 दे रहा है ना, तो बन मतलब 3 गिलास या 3 कटोरी, जो 3 कटोरी मानो, 3 कटोरी आपने अनाज लिया तो 1 कटोरी आप क्या लोगे, दाल लोगे, ठीक है, दाल लोगे, ऐसे समझो, ओके। अब बात हुई दलिया की, तो यहीं पर जो 2 अनुपाते 5 दिया है, तो 2.5 कटोरी आप क्या लोगे, दलिया लोगे, 2.5 क्या लोगे आप, दलिया लोगे, ठीक है, दलिया लोगे। तो इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हो, जो अनुपात में दिया है वो उसका तरीका ये है, ठीक है। 3 कटोरी आप क्या ले रहे हो, अनाज ले रहे हो, 1 कटोरी आप क्या ले रहे हो, यहाँ पर दाल ले रहे हो, और दलिया जो है आप 2.5 कटोरी ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक सही आपका न्यूट्रिटिव आहार डाइट तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, RDA के अनुसार मध्य कार्यकर्ता पुरुष व महिला को क्रमशः कितने ग्राम kg प्रोटीन की आवश्यकता होगी? ए है 0.83, बी है 54, सी है 46, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, क्या पूछा है, एक तो मध्यम कार्यकर्ता पूछा है, पुरुष व महिला दोनों को पूछा है, और कितने ग्राम केजी पर केजी, मतलब पर केजी पर कितना ग्राम देना है। पहले हम क्या कहते थे प्रोटीन वगैरह के लिए, कि अगर 1 केजी का व्यक्ति है तो 1 ग्राम प्रोटीन देना है, पर यहाँ पर आपको केजी में बताना है। लेकिन क्या है, यहाँ पर आंसर होगा कौन सा, ए वाला सही होगा, 0.83, क्योंकि अब जो है अमाउंट कम कर दिया गया है, तो उस हिसाब से आप अगर इसे निकालोगे तो आंसर आएगा 0.83। तो किसी भी व्यक्ति को पर केजी पर कितना लेना है, मतलब 1 केजी वेट पर कितना लेना है, तो 0.83 लेना है, ठीक है। 65 का है, इस हिसाब से कितना हो जाएगा, कोई व्यक्ति है 65 केजी का है, ठीक है, 65 केजी का है, तो उसको प्रोटीन कितनी लेनी है, टोटल 54 केजी, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। यहीं पर कोई महिला है 55 केजी की, तो उसको कितनी मिलेगी प्रोटीन जाके 46 केजी, ठीक है,
46 kg, मतलब पूरे वेट पर बात हो रही है। तो इस हिसाब से अगर 65 kg का 54 मतलब ग्राम ले रहा है प्रोटीन, ठीक है, और 46 ग्राम प्रोटीन कौन ले रहा है? 55 की महिला ले रही है जिसका वजन 55 है। यहाँ पर 55 kg का कोई है, तो क्या है, आपको क्या लेनी है प्रोटीन पर केजी? 0.83 लेनी होगी, ठीक है। जैसे 55 का है तो अगर उसमें से 1 kg व्यक्ति को कितनी प्रोटीन दोगे? तो 0.83 आप प्रोटीन दोगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में अनुशंसित आहार भत्ता सर्वप्रथम आया 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। तो हम अगर अनुशंसित आहार भत्ते की बात करें, ये कब आया भारत में, तो आंसर तो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ये आया था 1944 में। आई होप मैंने आपसे भी एक क्वेश्चन किया था कि आरडीए की फुल फॉर्म क्या है, वो आपने कर दी होगी कमेंट में। तो यहाँ पर आरडीए की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। रिकमेंडेड यहाँ पर डबल एम आएगा, ठीक है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है, अलाउंस, ओके। ओके, तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा अनुशंसित आहार भत्ता, इसको हिंदी में कहते हैं आरडीए। आरडीए की अगर पूछा जाए समीक्षा और संशोधन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो हो जाएगा कौन? आईसीएमआर, जिसकी फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है आरडीए की समीक्षा भी करता है, संशोधन के लिए भी इसके उत्तरदायी रहता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी पॉइंट है आपको। इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, एक औसत मात्रा में दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी एज ग्रुप में किस अवस्था में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे खानी होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिक क्रियाशील स्त्री को वसा की आवश्यकता होगी 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम या फिर है डी 40 ग्राम। अधिक क्रियाशील की बात हो रही है, कोई भी स्त्री है तो उसको 40 ग्राम जो है पर डे फैट की आवश्यकता, मिलीग्राम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह स्त्री का पूछा जा रहा है, सॉरी पुरुष का आंसर दे दिया मैंने। स्त्री का पूछा जा रहा है तो 30 होगा। देखो, कम क्रियाशील को 20, मध्यम को 25 और अधिक को 30 स्त्री पूछा जाए, और अगर पुरुषों में अधिक पूछा जाए तो 40, ठीक है। और नॉर्मल कितना लेना है पुरुष के लिए? तो 25-30 लेना है, लेकिन जो अधिक क्रियाशील है उन्हें 40 लेना है, ठीक है। 25-30 किसे लेना है? कम 25 कम को 30 किसे लेना है? जो मध्यम क्रियाशील है, और 40 जो किसे लेना? अधिक क्रियाशील पुरुष है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ओके। ये पुरुष का ऑप्शन होगा, मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, गर्भवती स्त्रियों के लिए सीएचओ की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होगी, ठीक है। कोई गर्भवती महिला है, उसको सीएचओ मतलब कार्बोहाइड्रेट की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होगी, आपको ये बताना है। ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 135, सी है 155 या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखो 100 तो उसे क्या है, नॉर्मल कंडीशन में लेना है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है गर्भवती की, तो गर्भवती का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। गर्भवती को कितना लेना है? 135। अब यहाँ पर नॉर्मल को मैंने क्या बताया, जो सामान्य स्त्री है, जो नॉर्मल काम करने वाली स्त्री है, वो चाहे कम क्रियाशील हो, अधिक हो या फिर मध्यम हो, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन वाली स्त्री, यहाँ पर गर्भवती दी है, नॉर्मल कंडीशन वाली कोई स्त्री है तो वो चाहे कोई भी काम कर रही हो, कठिन कर रही हो, सरल कर रही हो, बीच का कर रही हो, उसे 100 ग्राम ही लेना है, 100 ग्राम डे ही लेना है। लेकिन जो महिला गर्भवती है उसको 135, और जो महिला कैसी है, प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब दूध पिला रही है, धात्री माता है, ठीक है, धात्री माता है, उसके लिए 155 ग्राम पर डे लेना है। क्या चीज़? सीएचओ, ठीक है। क्वेश्चन 17 है, सभी वर्ग की स्त्रियों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। सभी वर्ग का मतलब ये है यहाँ पर कि वो स्त्री कम क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील हो या मध्यम क्रियाशील हो। पर क्या है, यहाँ पर ना धात्री दिया है, ना ही मतलब और कोई कंडीशन नहीं दी है कि लैक्टेटिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस सभी वर्ग का मतलब ये है कि कम, मध्यम और अधिक क्रियाशील, तो उन्हें कितनी देनी है? तीनों को सेम ही प्रोटीन देनी है। 36.3 ग्राम डे, बी है 42.9 ग्राम डे, सी है 65 kg पर डे, ठीक है, या डी है 5 kg डे, 55 kg डे। तो यहाँ पर 65 तो आप जानते हो किसी भी व्यक्ति का क्या दे रखा है,
वेट दे रखा है और 55 केजी भी वेट दे रखा है। ये महिला की किसी भी महिला का वेट दे रखा है। जो हम इस वर्ग की बात कर रहे हैं ना, तो ये वर्ग में 55 केजी की महिलाओं की लगभग बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इतने केजी तक की, इतना वजन होना चाहिए, इसके आसपास के वजन वालों की हम बात कर रहे हैं। और पुरुष का भी 65 ही आरडीए ने वेट माना है। पर यहाँ पर आंसर क्या देना है, ये प्रोटीन की आवश्यकता पूछी गई है, कितनी होगी, किसके लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36.3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम पर डे। ओके, 36.3 ग्राम पर डे। यहीं पर अगर कोई महिला कैसी है, प्रेग्नेंट है, तो अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसका, आपको पता है प्रेगनेंसी को ट्राइमेस्टर के हिसाब से मेजर किया जाता है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है, एक थर्ड होता है। तो फर्स्ट में तो इतनी ही इसी से काम चल जाएगा, ठीक है, जो ए ऑप्शन है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है वृद्धि और विकास तेजी पर होता है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर जब आता है तो उसमें कितनी देनी है आपको ये बताना होगा, पूछा जा सकता है। मतलब प्लस जो आप प्रोटीन दे रहे हो ये 36.3 ग्राम डे, तो इसी में प्लस कर दो 7.6। ओके, किसमें, सेकंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट में तो ये नॉर्मली देनी है। यहीं पर अगर पूछा जाए कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कितना प्रोटीन देना है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 17.6 कर देंगे, 17.6, ठीक है, 10 ग्राम और बढ़ा देंगे, ठीक है, 17.6। ओके, यहीं पर अगर कोई धात्री माता का प्रोटीन पूछा जाए उसे कितना देना है, तो धात्री माता अगर 0 से 6 मंथ के बच्चों को दूध पिला रही है तो उसको कितना देना है, 13.6 ग्राम प्रोटीन और ऐड कर देना है, इसी अमाउंट में ऐड कर देना है। यहीं पर अगर 7 से 12 महीने की लेडीज़ है जो दूध पिला रही है, ठीक है, बच्चा 7 से 12 महीने का हो चुका है, तो उसको देनी है 10.6 कम कर देनी है। क्यों, क्योंकि 7 महीने से बच्चा ऊपरी चीज़ें खाने लगता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्भवती महिला को आयरन की आवश्यकता प्रतिदिन कितनी होगी। किसकी बात हो रही है, गर्भवती महिला की बात हो रही है, तो आयरन की आवश्यकता कितनी होगी, 32 होगी, 16 होगी, 11 होगी, 15 होगी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, किसकी बात कर रहे हैं, गर्भवती की, तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही है, 32 जो है मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होगी, ठीक है, किसके, आयरन की। ओके, और यहाँ पर जो 16 दिया है, 16 की अगर बात करें, 16 किसे चाहिए होता है, तो ये धात्री, ओके, धात्री हो गई, सभी वर्ग की धात्री, मतलब चाहे वो 7 से 12 महीने की हो या फिर वो 0 से 6 मंथ के बच्चे को दूध पिला रही हूँ, किसी को भी पिला रही हूँ, 16 मिलीग्राम डे देना है। कोई भी पुरुष है उसे आयरन की मात्रा कितनी चाहिए, 11 मिलीग्राम, ये पुरुष का अमाउंट हो गया, ठीक है, पुरुष। अब बात आती है 15 किसका है, तो जो सभी वर्ग की महिलाएं हो गई, कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, ठीक है, मध्यम क्रियाशील, तो सभी वर्ग की महिलाओं का हो गया, ठीक है। तो गर्भवती को कितना देना है, 32, सबसे ज़्यादा गर्भवती को ही देना है, ठीक है। सभी वर्ग की महिलाओं को 15 देना है, धात्री के लिए 16 देना है और पुरुष के लिए 11 देना है। अच्छा, धात्री के लिए मात्र इतना कम क्यों रखा गया है 16, क्योंकि धात्री के माता के दूध में जो भी मतलब दूध कोई भी हो उसमें आयरन नहीं पाया जाता। जब आयरन होता ही नहीं है दूध में, तो इसका मतलब है माता को अलग से आयरन की आवश्यकता है ही नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल जो टूट फूट हो रही है उसके शरीर के लिए ही ज़रूरी है, तो उसको 16 मिलीग्राम दे रहे हैं, बकाया नॉर्मल 15। देखो 15 से 16 में कोई अंतर थोड़ी ना, 1 ग्राम का अंतर है, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बकाया नॉर्मल, उसे कोई एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चा जो होता है वो 6 महीने का आयरन अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करके आता है, स्टोर करके आता है शरीर, मतलब माँ के पेट से। इसीलिए गर्भवती कंडीशन में ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा स्टोर भी करता है अपने मस्तिष्क में आयरन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि क्यों आवश्यकता नहीं है उसे आयरन की, क्योंकि माता के दूध में आयरन नहीं होता है, और जब आयरन ही दूध में नहीं होता है तो फिर एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत ही क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक सामान्य स्त्री को जिंक की आवश्यकता होगी 14 मिलीग्राम डे, 12 मिलीग्राम डे, 11 मिलीग्राम डे, या डी है निम्न में से कोई नहीं। जिंक की, देखो मैंने वो प्रश्न डालने की कोशिश की है जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और सारे प्रश्न तो बनाते तो कम से कम 150-200 प्रश्न बनते जाके आरडीए से, ठीक है ना। तो एक सामान्य स्त्री को 11 मिलीग्राम डे जो है जिंक की आवश्यकता होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए डाल दिया है। कितनी, 11। और यहीं पर 12 की बात करें किसे चाहिए होगा, बी ऑप्शन पर दिया है, ये गर्भवती के लिए, ठीक है, गर्भवती के लिए। ओके, गर्भवती के लिए 12 मिलीग्राम
मतलब 1 ग्राम बढ़ा देना है, सामान्य कंडीशन से 12 मिलीग्राम यहाँ पर देना है। 14 मिलीग्राम की अगर हम बात करते हैं किसकी, जिंक की, तो 14 मिलीग्राम जिंक जो होता है किसी भी मैन के लिए, पुरुष के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, पुरुष के लिए 14, ओके, गर्भवती के लिए 12 और नॉर्मल एक सामान्य स्त्री को 11। ठीक है, गर्भवती को 12, सामान्य स्त्री को 11। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। सामान्य का पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, फोलेट की उच्चतम दैनिक आवश्यकता गर्भवती के लिए होगी 570 माइक्रोग्राम, 330 माइक्रोग्राम, 270 माइक्रोग्राम, या फिर डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। किसकी बात हो रही है, फोलेट की उच्चतम दैनिक आवश्यकता गर्भवती के लिए कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 570 माइक्रोग्राम। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, गर्भवती के लिए उच्चतम, मतलब सबसे ज़्यादा अगर अब आपको हाई फोलेट देना है तो कितना दोगे, 570 माइक्रोग्राम। यहीं पर कंडीशन क्या है, धात्री माता है, दूध पिलाती बच्चे को 300 माइक्रोग्राम आप उसे दोगे। 270 किसी भी किशोर के लिए, किशोरावस्था में 270। ठीक है, किशोर के लिए क्या दोगे आप, किशोरावस्था में कोई लड़की या लड़का है तो उसे आपको 270 जो है माइक्रोग्राम आपको देना पड़ेगा फोलेट। क्वेश्चन नंबर 21 है, NPHL महिलाओं के लिए फोलेट की सामान्य दैनिक आवश्यकता इस प्रकार होगी। ए है 220 UG/DL पर डे, बी है 270 UG पर डे, सी है 330 UG पर डे, या फिर डी है 570 UG पर डे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 220 UG पर डे होगा। ठीक है, तो NPHL महिलाओं के लिए फोलेट की जो सामान्य दैनिक आवश्यकता होगी वो 220 UG पर डे होगी। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, 270 तो अभी मैं मतलब आपको बताया था किसको चाहिए होगा, 270 किशोर के लिए चाहिए होगा, 330 हमने बताया था किसे चाहिए होगा, 330 धात्री के लिए चाहिए होगा, धात्री के लिए, और 570 तो अभी हमने बताया था जो हाई फोलेट की आवश्यकता होगी गर्भवती के लिए, वो अमाउंट हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 22, स्तनपान के 6 महीने पहले के दौरान एक माँ को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ए है 300, बी है 350, सी है 320, डी है 330। तो स्तनपान के 6 महीने के पहले के दौरान किसी भी माता को अगर ऊर्जा की बात करेंगे तो हम कितनी देंगे, उसे देंगे 350। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 350 स्तनपान के 6 महीने के पहले के दौरान की बात हो रही है, मतलब गर्भवती माता की बात हो रही है। स्तनपान के 6 महीने से पहले तो वो प्रेग्नेंट ही होगी ना, पहले शब्द लगाए तो 350 कैलोरी ऐड करोगे आप सामान्य कैलोरी में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से एक मध्यम क्रियाशील व्यक्ति नहीं होगा। ए है डाकिया, बी है नौकर, सी है शिक्षक, डी है गृहिणी, सभी काम जो स्वयं करती है वो। तो यहाँ पर मध्यम क्रियाशील कौन नहीं होगा, शिक्षक नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक जो है वो बहुत ही कम क्रियाशील की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो बैठकर काम करते हैं उस श्रेणी में आता है। तो ये मध्यम भी नहीं है, ये हाई वर्कर भी नहीं है, ये लो वर्कर माना जाता है एक टीचर। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। बकाया जो डाकिया है, नौकर है, और जो सभी काम खुद से करती हैं महिलाएं वो आती हैं मध्यम क्रियाशील की श्रेणी में। ओके, सी ऑप्शन यहाँ सही था। क्वेश्चन नंबर 24, RDA निर्भर करता है। ए है आयु के आधार पर, बी है लिंग के आधार पर, सी है शारीरिक कार्य के आधार पर, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो RDA है तो अब उसका निर्धारण ही किस आधार पर किया जाता है, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, शारीरिक कार्य के आधार पर, अवस्था के आधार पर। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से एक भारी काम का ग्रुप है। ए है क्लर्क ऑफिसर अधिकारी, बी है गृहिणी लिपिक शिक्षक, सी है रिक्शा कुली और खिलाड़ी, डी है उपर्युक्त सभी। तो एक भारी काम का ग्रुप आपको पहचानना है, तो सबसे ज़्यादा भारी काम करने वाला सी ऑप्शन सही होगा। रिक्शा है, कुली है, रिक्शा चलाने वाले हैं, कुली हैं जो सामान ढोते हैं, खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, ये क्या है, अधिक काम मतलब हैवी वर्कर माने जाते हैं। कौन से वर्कर होते हैं, ये हैवी वर्कर होते हैं। ओके, हैवी वर्कर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बकाया क्लर्क हैं, ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि ये मस्तिष्क का काम ज़्यादा करते हैं, तो मस्तिष्क से इनका शरीर थोड़ी ना चलता है ज़्यादा। और गृहिणी है, लिपिक हैं, ये क्या है आपको, गृहिणी हैं और जो लिपिक है वो कौन से हो गए, वो आपके मध्यम क्रियाशील हो गए। ठीक है,
मध्यम क्रियाशील होगा। और जो शिक्षक है वो भी हमने आपको जस्ट बताया था, शिक्षक किस में आता है, ये भी मध्यम क्रियाशील में, मतलब कम क्रियाशील में आता है। ओके, तो हाई वाला कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। मिलते हैं ऐसी वीडियो में। आज की क्लास उम्मीद नहीं थी पूरी कर पाऊँगी, पर जैसे तैसे हो गई। मिलते हैं ऐसी वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज मेरी आवाज़ में बिल्कुल दम नहीं है। धन्यवाद।